हेलो गाइस, वेलकम टू बिकेश ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश का पहला चैप्टर हॉर्नबिल बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसके लेखक है खुशवंत सिंह। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो मेरी दादी माँ, लेखक बोल रहे हैं कि उनकी दादी माँ जो थी वो सबकी दादी माँ की तरह काफ़ी बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। तो लेखक बोल रहे हैं कि वो उनको 20 साल से जानते हैं उनको, मतलब, और वो 20 साल से क्या है, वो उतनी ही बूढ़ी है और उतनी ही उनके चेहरे पे झुर्रियाँ है जितना कि वो पहले बचपन से जब 20 साल तक के हो गए हैं लेखक, तब तक वही उनका चेहरा वैसा ही है उनकी दादी माँ का। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोग कहते हैं कि वो एक ज़माने में क्या थी, यंग थी, जवान थी और प्रीटी, खूबसूरत थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था, पति भी था। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन लेखक के लिए ये विश्वास करना मुश्किल था कि उनकी दादी माँ का एक पति भी था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो लेखक बोल रहे हैं कि उनके दादाजी के जो पोर्ट्रेट, मतलब पिक्चर, उनका दादाजी का जो पिक्चर है वो टंगा हुआ है अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब फायर प्लेस का ऊपर का जो जगह होता है उसको बोलते हैं मेंटल पीस। तो वहाँ पे उनके दादाजी का फोटो टंगा हुआ है इन द ड्राइंग रूम। ही वॉर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years oल्ड। तो उनकी जो लंबी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट को ढकी हुई थी और वो लगभग 100 साल बूढ़े लग रहे थे वो। He did not look the sort of a person who would have a wife or children। उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका कोई पत्नी भी होगा या फिर कोई बच्चा भी होगा। He looked as if he could only have lots and lots of children। उनको देख के सिर्फ एक ही आइडिया आता है मन में कि उनके बहुत सारे पोते पोती होंगी, मतलब वो इतने बहुत बूढ़े लग रहे थे देखने में। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। और जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है कि वो एक ज़माने में जवान थी और खूबसूरत थी, अट्रैक्टिंग थी, तो ये ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विश्वास करना मुश्किल है। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब होता है कि टू हार्ड टू बिलीव करने में काफ़ी मुश्किल हो ये बात, मतलब लेखक को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी दादी माँ एक ज़माने में अट्रैक्टिव थी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। तो उनकी जो दादी माँ थी, खुशवंत सिंह के जो दादी माँ, वो अक्सर अपने बचपन के जो खेल थे वो सब उन्हें बताती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part। लेकिन जब ये दादी माँ ये सब गेम बताती थी तो उनको इतना अच्छा नहीं लगता था ये सब गेम बताते हुए। उनको लगता था कि ये सब कोई छोटा मोटा गेम है। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। लेकिन हम वो कहानी में काफ़ी दिलचस्पी से सुनते थे और हमें लगता था कि वो fables of the prophets, लगता था कि कोई भगवान का कोई मैसेज आ रहा है हमारे पास। इतना अच्छा कहानी लगता था वो सुनने में। She had always been short and fat and slightly bent। तो वो हमेशा से ही थोड़ी नाटी रही है, थोड़ी मोटी रही है और हल्का सा कमर की तरफ से झुकी हुई है वो। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere। उनके चेहरे पर इतनी सारी झुर्रियाँ थी, ऐसा लग रहा था कि कौन सा झुर्री कहाँ से, हर जगह से झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी उनके चेहरों पर। No, we were certain she had always been as we had known her। लेकिन इतना पक्का है कि जब से हम उन्हें जाने हैं तब से वो वैसी की वैसे ही दिख रही है। कितने साल से वो उनको जान रहे हैं? 20 साल से। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड डेट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो इतनी बूढ़ी है कि लग रहा था कि अब उससे ज़्यादा कोई बूढ़ा नहीं हो सकता है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और लेखक बोल रहे हैं कि वो सेम वैसे ही दिख रही है 20 सालों में, कोई अंतर नहीं आया है उनके चेहरे पर। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो उतनी अट्रैक्टिंग तो नहीं होगी लेकिन वो हमेशा से सुंदर रही है। अब यहाँ पे दो वर्ड है, प्रीटी नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी। इस वर्ड का मतलब क्या है? तो दो वर्ड है, प्रीटी और ब्यूटीफुल। इसका मतलब समझना होगा। प्रीटी मतलब हम लोग बोलते हैं कि बाहरी खूबसूरती को बोलते हैं प्रीटी, और ब्यूटीफुल मतलब हम लोग इनसाइड ब्यूटी को बोलते हैं ब्यूटीफुल। अंदर से कोई खूबसूरत है तो उसको बोलेंगे ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि आप मेकअप लगा के प्रीटी तो बन सकते हैं लेकिन ब्यूटीफुल नहीं बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा ये प्रीटी और ब्यूटीफुल। तो वही लेखक बोल रहे हैं कि वो प्रीटी तो नहीं थी लेकिन वो ब्यूटीफुल जरूर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी।
हॉबल्ड मतलब लंगड़ा के चलना, टू वॉक विद डिफ़िकल्टी। वो काफ़ी धीरे धीरे चलती थी घर में, इन स्पॉटलेस वाइट और सफ़ेद साड़ी में वो चलती थी, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ उनके कमर पे होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि उनका झुकाव जो है वो बैलेंस हो जाए थोड़ा, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथों में जाप माला करती रहती थी वो। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटेडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो सिल्वर लॉक्स, उनके जो बाल थे वो काफ़ी वाइट थे, तो सिल्वर कलर के थे वो, और वो उनके चेहरों पर बिखरे हुए थे, और पेल, उनका चेहरा पेल था, कलरलेस था, येलोइश था, और पकर्ड का मतलब होता है आपका रिंकल्ड, तो रिंकल्ड फेस था, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, लेकिन उनके होठों पे हमेशा एक प्रेयर चलता रहता था, और वो प्रेयर क्या था, इनऑडिबल था, जिससे कोई सुन ना सके, मतलब वो अपने में ही बड़बड़ाती रहती थी। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो यहाँ पे लेखक अपनी दादी माँ को कंपेयर कर रहे हैं विंटर लैंडस्केप से इन द माउंटेन्स में जो विंटर का टाइम में जो सीन होता है वाइट, वैसा ही उनकी दादी माँ भी देखने में लगती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। तो पूरा ही सफ़ेद था उनका इन्वायरमेंट, उनका नेचर, और काफ़ी वो शांति से पीसफुल थी, और कंटेंट अपने आप में सेटिस्फाइड थी। अब आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो लेखक और उनकी दादी माँ काफ़ी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो मेरे मम्मी पापा जो क्या किए थे, वो मुझे छोड़ गए थे दादी माँ के साथ में, और मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए, सिटी में, शहर में चले गए रहने के लिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग एक साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो वो जब वो लेखक को नहलाती थी और उन्हें जब तैयार करती थी, तो वो क्या करती थी, मॉर्निंग प्रेयर को गाना गा के सुनाती थी। मोनोटोनस मतलब बोरिंग, वही बोरिंग तरीके से गाना गाती थी वो, और ये आशा में गाना गाती थी कि लेखक भी उसको सुनेंगे तो उन्हें याद हो जाएगा। लेकिन लेखक सुनते थे तो ज़रूर, लेकिन उसको याद नहीं करते थे। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। लेखक इसलिए सुनते थे उनकी गाना को क्योंकि उन्हें उनका आवाज़ काफ़ी पसंद था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन उन्होंने कभी याद करने का कोशिश नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अर बंडल एंड हैंड इट टू मी। उसके बाद वो क्या करती थी, नहा के तैयार करने के बाद वो करती थी कि वुडन स्लेट ला के देती थी, जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से साफ़ किया होता है, और उसको प्लास्टर कर देती थी येलो चॉक के साथ में, और उसके साथ एक टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक इंक का बोतल देती थी उनमें, और अ रेड पेन, एक रेड पेन देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, सभी को एक बंडल में बांध कर, हैंड इट टू मी, वो लेखक को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तो उसके बाद उन्हें वो नाश्ता करते थे, दोनों जन मिलकर नाश्ता करते थे। नाश्ते में क्या होता था, स्टेल चपाती मतलब रात का बना हुआ बासी चपाती होगा, विथ लिटल बटर के साथ में और शुगर के साथ में वो लोग नाश्ता करते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और उनकी दादी माँ जो थी वो साथ साथ कुछ और भी स्टेल चपाती कुछ ले जाती थी अपने साथ में, ताकि जो रास्ते में जो कुत्ते लोग मिलेंगे उनमें वो खिला पाए, उसलिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। तो मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी क्योंकि वो स्कूल जो था टेम्पल के साथ अटैच में था, पास ही में टेम्पल था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और वहाँ के जो पंडित जो थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। तो हम बच्चे लोग एक रो में बैठकर, एक लाइन में बैठकर वरांडा में हम लोग क्या तो अल्फ़ाबेट गाते थे या फिर प्रेयर गाते थे। कोरस मतलब सब मिलके एक साथ में गाते थे सभी बच्चे। और उतने समय तक उनकी दादी माँ जो थी वो इनसाइड बैठती थी टेम्पल के इनसाइड, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और कुछ किताब उताब पढ़ती थी वहाँ पर। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, we would walk back together, हम लोग दोनों वापस घर आते थे।
और दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल, और इसी समय एट द टेम्पल डोर, और इसी समय जो गांव के जो कुत्ते लोग थे वो लोग हमें टेम्पल के जो डोर थे वहाँ पर इंतजार करते हुए मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और वो हमारे पीछे पीछे लड़ते झगड़ते आते थे। फॉर द चपातीज विथ ड्यू टू डेम, हम लोग क्योंकि रोटी तोड़ तोड़ के फेंकते थे तो वो लोग आपस में लड़ते थे कि कौन वो रोटी खाएगा। तो ऐसे करते करते वो लोग घर तक आते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक भी कर सकते हैं आप वीडियो को। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो जब मेरे मम्मी पापा सिटी में जाकर अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने सेंट फॉर अस, मतलब उन्होंने हमें बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यही टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि ड्रास्टिक चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज आया हमारे फ्रेंडशिप में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेखक और उनकी दादी माँ। लेखक का नाम क्या है? खुशवंत सिंह। और उनकी दादी माँ एक ही रूम में रहते थे, लेकिन मेरी दादी माँ अब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। लेखक एक इंग्लिश स्कूल में जाने लग गए और एक बस में बैठ के जाते थे वो। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और रास्ते में कोई कुत्ते भी नहीं थे वहाँ पर, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्पैरोज को वो अब खाना खिलाती थी, और उनके आंगन में, सिटी हाउस के जो आंगन था वहाँ पर स्पैरोज को वो फीड करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई का मतलब पास्ट। एज द ईयर्स पास्ट वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम लोगों का मुलाकात और कम होते चला गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ दिनों तक तो वो मुझे जगाती रही सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क, और जब हम स्कूल से वापस आते थे तो वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, उनके टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो हम उन्हें बताते थे कि मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड सीखा है और कुछ साइंस के बारे में सीखा है, ये सब चीज़ बताते थे। लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखा है, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, ये सब चीज़ मैंने सीखा है। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये सब सुन के उन्हें काफ़ी दुख होता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, तो वो मुझे मेरे पढ़ाई में हेल्प तो नहीं कर पाती थी क्योंकि वो सब इंग्लिश में था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट अस एट द इंग्लिश स्कूल, और उन्हें ये सब इंग्लिश स्कूल के जो पढ़ाई थे उनमें उन सब में उनका विश्वास नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो काफ़ी टेंशन में रहती थी कि क्यों स्कूल में भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो ये है फिर, तो बोल सकते हैं कि दादी माँ जो थी वो लेखक के इंग्लिश स्कूल में जाने से दुखी थी, और दुखी होने का कारण क्या था? नंबर 1 तो वो उनको लेसन में हेल्प नहीं कर पा रही थी, और नंबर 2 रीज़न क्या होगा, उन्हें इंग्लिश स्कूल का जो लेसन है उन पर उसको बिलीव नहीं है, और उनको क्या था, ये भी टेंशन था कि इंग्लिश स्कूल में नो टीचिंग अबाउट गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो इन 3 चीज़ों से उन्हें दुखी था, थोड़ा दुख था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। तो एक दिन लेखक क्या करते हैं, दादी माँ को बोलते हैं कि हमें अब म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा है स्कूल में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इतना सुनते ही दादी माँ काफ़ी टेंशन में आ गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड सेंसेशंस, उनके लिए म्यूजिक का मतलब कुछ वल्गर होता है, अब असिस्ट बोल सकते हैं हिंदी में। उम्मीद करते हैं आप वल्गर वर्ड का मतलब जानते होंगे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फ्लॉक। उनके लिए ये जो म्यूज़िक है वो वैश्या लोगों का काम है और बेगर्स लोगों का काम है, एंड नॉट फॉर जेंटल फॉल्क, एक सज्जन व्यक्ति के लिए म्यूजिक नहीं है। ये दादी माँ का ऐसा ख्याल था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ नहीं कहा म्यूजिक का लेसन सुनने का बाद, बस, लेकिन वो जब कुछ नहीं बोलती है उसका मतलब ही क्या होता है कि वो निराश है, वहाँ पर डिसअप्रूव कर रही है। और बाहर से थोड़ा नॉइज आ रहा है, आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। उसके बाद उनकी दादी माँ जो थी उनसे बात करना बहुत कम कर दी, बहुत ही रेयरली बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, तो लेखक अभी स्कूल पढ़ चुके थे और यूनिवर्सिटी में चले गए, मतलब कॉलेज में चले गए। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे अपना रूम मिल गया, एक पर्सनल रूम। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो एक जो फ्रेंडशिप का जो एक ही जो कॉमन लिंक था वो था रूम, सिर्फ रूम ही तो दोनों शेयर करते थे, अब वो रूम भी छिन गया।
तो वही तो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, वो टूट गया वो लिंक। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विथ रेजिग्नेशन। सोल्यूशन का मतलब होता है कि लोनलीनेस, तो उन्होंने अपना अकेलापन को स्वीकार कर लिया बिना कुछ प्रोटेस्ट किए बिना। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो क्या करती थी, दिन भर चरखा चलाती थी और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक। सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो चरखा चलाती थी और चरखा चलाते चलाते अपना प्रेयर्स को जाप करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और सिर्फ दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी और स्पैरोज को खाना खिलाती थी। वाइल सी सैट इन द बरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटल बिट्स। Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. तो जब वो बरंडा में बैठकर वो ब्रेड जो था उनका छोटा छोटा टुकड़ा करती थी, तो तब क्या होता था कि हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, लगभग बहुत सारे चिड़िया, 100 चिड़िया उड़ के आते थे और उनके आसपास बैठ जाते थे, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। और काफ़ी ज़्यादा हल्ला शोरगुल कर देते थे वहाँ पर उनके आसपास में चर्पिंग से। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ तो आते थे और पर्च मतलब सीट, और उनके पैरों पे बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर सोल्जर्स, कुछ तो स्पैरोज ऐसे होते थे जो उनके कंधों पे बैठ जाते थे। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, तो उनके वो दिन भर का सबसे खुशी भरा आधा घंटा बीतता था वो। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो जब मैं यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि अब्रोड जाऊँगा, बाहर जाऊँगा आगे का स्टडीज़ के लिए, तो मैं ये पक्का श्योर था, लेखक पक्के श्योर थे कि उनकी दादी माँ जो थी वो क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, लेखक 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और लेखक बोल रहे थे कि जो दादी माँ का जो उम्र हो गया है, क्या पता हम आगे 5 साल बाद उनसे मिल पाए कि नहीं वापस। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को पता था कि क्या होने वाला है आगे। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो एकदम ही भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे छोड़ने तो आई रेलवे स्टेशन तक, लेकिन एक सब बात नहीं की वो, और कोई इमोशन भी नहीं दिखा उनमें। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठों पे अभी भी प्रेयर चल रहा था। और हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और वो अपने उंगली से हमेशा माला के मोतियों को गिन रहे थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और वो चुपके से क्या कि लेखक को चूम ली उनके कपाड़ पर, और लेखक को काफ़ी ये पसंद आया और वो सोचे कि चलो ये शायद लास्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट होगा, मतलब जब किस करेंगे तो थोड़ा तो वहाँ भीग जाएगा ना, तो वो फिर वही मॉइस्ट इम्प्रिंट लास्ट, लेखक सोचे कि चलो लास्ट टच था मेरी दादी के साथ में। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन लेखक जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, लेखक 5 साल अब्रॉड पढ़ने का बाद वापस घर आ गए। एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन, और लेखक आके देखे कि दादी माँ अभी भी स्टेशन पे उनको रिसीव करने के लिए आई हुई है, मतलब वो अभी भी जिंदा है। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और अभी भी वो उतनी ही पुरानी, उतनी ही बूढ़ी लग रही है जितना वो पहले थी, एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही है वो। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास समय नहीं था बात करने के लिए। एंड वाइल सी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब वो दोनों एक दूसरे के गले मिले तो लेखक को सुनाई पड़ा कि अभी भी वो प्रेयर्स का जाप कर रही है वो। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer with frivolous rebukes। और जब लेखक फर्स्ट डे जो थे वहाँ पर आए हुए थे, अभी भी वो दादी माँ क्या चीज़ में बिजी थी, स्पैरोज के साथ बिजी थी, और जिनको वो खिलाती थी, और फ्रिवलस रिब्यूक के साथ हल्का फुल्का डांटती थी, लेकिन लाइट हार्टेड, उतना दिल से नहीं, मतलब जा जा ऐसा करके डांटती थी बस चिड़िया लोग को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम को क्या हुआ, एक बदलाव देखने को मिला। सी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो आसपास की महिलाओं को इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक ले ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स सी थम द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, तो कुछ घंटों तक लगातार वो सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड मतलब ओल्ड और टॉर्न, ठीक है। वो जो ढोलक था वो फटा हुआ था, वो फटा हुआ ढोलक को ही पीटे जा रही है वो कुछ घंटों तक।
एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और ये गाना वो गाई होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोगों ने प्रार्थना की कि दादी जी रुक जाइए, कहीं कुछ हो ना जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और लेखक का ये पहला एक्सपीरियंस था कि लाइफ में कि वो उन्होंने उनकी दादी माँ जो थी वो प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई उनकी दादी माँ। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, काफ़ी हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने बताया कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ की सोच कुछ और ही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, दादी माँ बोली कि उनका अंत वो निकट आ गया है, वो मरने वाली है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो उन्होंने, उनकी दादी माँ ने कहा कि चूँकि उन्हें मरने में अब कुछ ही क्षण रह गए हैं और वो प्रार्थना करना बंद नहीं कर सकती है, इसलिए वो बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेगी और वो अब क्या करेगी, प्रेयर करेगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया दादी ऐसा मत कीजिए। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने एक ना सुना। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, वो अपने बेड पर लेट गई और अपना फिर से जाप माला करने लग गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और हमें इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, पता नहीं कब ना कब क्या हुआ, उनका होठ जो था वो मूव करना बंद हो गया और जो जाप माला जो थी वो उनके हाथों से गिर पड़ी। मतलब अब दादी माँ क्या हो गई, मर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ओवर हर फेस एंड वी न्यू डेट सी वॉज डेड, और उनके चेहरे पर पीसफुल मतलब काफ़ी शांतिमय पैलर मतलब पेलनेस, पीलापन आ गया चेहरे पर, और हम लोग समझ गए कि वो मर गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उन्हें बेड से उतार दिया। एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और जैसा कि हम लोग का रीत है कि हम लोग उन्हें उतार के ग्राउंड पर रख दिए और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर आवर फनरल, तो कुछ घंटे शोक में रहने के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग उन्हें अकेला छोड़ दिए और हम लोग गए अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और शाम को हम लोग उनके रूम में गए स्ट्रेचर के साथ में, ताकि उन्हें क्या ले जा सके, क्रीमेटेड मतलब जलाने के लिए ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, तो हमने देखा कि सन ढल रहा है। एंड हैड लीट हर रूम एंड बरंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, लेकिन जब सन ढल रहा है तो उन सन का जो गोल्डन लाइट है वो बरंडा और रूम में पूरा रोशनी किए हुए था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग आंगन में ही रुक गए आधे रास्ते में ही। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टीफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। तो हमने देखा कि ठीक कोर्टयार्ड, आंगन से लेकर बरंडा से लेकर उनके रूम तक, जहाँ तक उनका लाश पड़ा हुआ था, डेड और स्टीफ काफ़ी सख्त पड़ा हुआ था उनका लाश, तो हम लोग ने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, लगभग हज़ारों स्पैरोज जो थे वो फ्लोर पे बैठे हुए हैं। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन वो लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कोई चर्पिंग नहीं कर रहा, एकदम साइलेंट था वहाँ पर। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, मतलब चिड़िया भी समझ गई है कि उनकी जो उनसे जो प्यार करती थी दादी माँ वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो हमें काफ़ी दुख हुआ चिड़िया के लिए कि वो लोग भी काफ़ी अफसोस कर रहे हैं। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ जो थी वो कुछ ब्रेड तोड़ के लाई और उन्हें दी। सी ब्रोक इट इनटू क्रम्स, ब्रेड को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसी मेरी दादी करती थी वैसे ही मेरी माँ ने भी उस ब्रेड को तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें दिया खाने के लिए चिड़िया लोग को। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन देखिए आश्चर्य के बाद क्या हुआ, स्पैरोज ने उस ब्रेड की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, corpse मतलब होता है डेड बॉडी, लाश, तो जब हमने दादी माँ की लाश को उठाया, they flew away quietly, तो दादी माँ चली गई जलने के लिए और उनका बॉडी चला गया जलने के लिए, तो सारी चिड़िया जो थी वो चुपचाप वहाँ से उड़ के अपने घर चले गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह वो स्वीपर आया और सभी ब्रेड का जो टुकड़ा था उसको झाड़ू से बाहर के डस्टबिन में डाल दिया। तो यही है फिर ये स्टोरी। तो इस स्टोरी में ग्रैंड मदर का जो लाइफ है उसका 3 फेज दिखाया गया है। ग्रैंड फादर और नरेटर का जो रिलेशनशिप है वो 3 फेज़ों में बताया गया है। पहला फेज तो ये था कि जब वो दोनों लेखक जब छोटे थे और जब वो लोग विलेज में रहते थे तो दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, टेम्पल जाते थे, वो एक फेज़ था। सेकेंड फेज कब आया,
जब दोनों क्या करने लग गए, जब सिटी में शिफ्ट हो गए और लेखक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गए, तब उनका जो कॉमन फ्रेंडशिप था वो थोड़ा टूटने लग गया। और थर्ड फेज़ क्या हुआ, जब लेखक अब्रॉड चले गए तब तो और भी दोनों में बातचीत नहीं होता था, और ग्रैंड मदर जो थी वो स्पिनिंग मिल में अपना टाइम बिताती थी और स्पैरोज को फीड करके टाइम बिताती थी। तो ये 3 फेज़ है जो इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है, और काफ़ी इमोशनल स्टोरी था ये। तो ये स्टोरी यहीं पे एंड होता है। तो गाइस, कैसा लगा आपका आज का वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपको एक चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। यहाँ पे आपको जितने भी क्लास 11 के इंग्लिश के वीडियोज़ हैं जो पिछले साल मैंने बनाया था वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ वीडियोज़ बहुत ही पुराने टाइप के हैं, तो उसको हम जरूर रिप्लेस कर देंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी के चैप्टर से एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही बताना है। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।